क्या आपने कभी सोचा है जो नेता आपको समझ आता है वो सच में आपका नेता है या फिर किसी का प्रोजेक्ट? जो नारा आप लगाते हैं, जो गाना आप सुनते हैं, जो पोस्ट आपकी फीड में दिखती है, वो सब रैंडम नहीं है, बल्कि ये तय होता है किसी की टेबल पर। ये सब कुछ मैनेज्ड है, मैनेज्ड मीडिया, मैनेज्ड इलेक्शन, यहाँ तक कि आपके सेंटिमेंट्स भी मैनेज्ड। आपकी सोच तक को स्क्रिप्ट करने वाले लोग कैमरे के पीछे तय करते हैं कि आप क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या सोचेंगे और किससे नफरत करेंगे और किसको वोट देंगे। और ये सब कुछ तय किया जाता है बहुत सारे पैसों, खूब सारी तकनीकों और ढेर सारी बेईमानी से। और इस खेल का सबसे ज्यादा चर्चित नाम है प्रशांत किशोर, जिसने नेताओं की छवि घड़ी, नैरेटिव बनाए और जनता की सोच को एक कैंपेन में बदल दिया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या वो चुनाव को बदलने निकले हैं या फिर चुनाव को कंट्रोल करने। कई लोगों और दलों को चुनाव जिताने का दम भरने वाले प्रशांत किशोर नेता नगरी में अब खुद को नेता के तौर पर स्थापित करने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर बैक स्टेज पर रहकर इलेक्शन मैनेजर के तौर पर काम कर चुके हैं। किस पार्टी को तोड़ना है, किस नेता को जोड़ना है, मीडिया से क्या कहलवाना है और जनता को किस नैरेटिव पर नचाना है, ये सब इनके काम थे। ये काम इलेक्शन मैनेजमेंट के अम्ब्रेला टर्म के अंदर आते हैं और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये सब चुनाव का एक अभिन्न अंग बन गया है। लेकिन प्रशांत किशोर अब एक फ्रंट में दिखने वाले नेता के सफर पर हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट से पहले प्रशांत किशोर उर्फ पीके यूनाइटेड नेशंस में पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में फिजिशियन के तौर पर काम किया करते थे। उन्होंने यहाँ 8 सालों तक काम किया। इसके बाद साल 2011 में राजनीतिक रणनीतिकार बनने की तरफ कदम बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए इनको अपना राजनीतिक रणनीतिकार अपॉइंट किया। बीजेपी 2012 में चुनाव जीती और प्रशांत किशोर को इसका क्रेडिट भी मिला। और परिणाम स्वरूप बीजेपी ने साल 2014 के इलेक्शंस के लिए भी रणनीति इनके हाथों में सौंप दी। प्रशांत किशोर ने इन चुनाव के मैनेजमेंट के लिए सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG नाम का एक इलेक्शन कैंपेन ग्रुप का गठन किया, जिसने चाय पे चर्चा, रन फॉर यूनिटी और 3D रैलियों और सोशल मीडिया अभियानों के जरिए बीजेपी के प्रचार प्रसार को अंजाम दिया। प्रचार के इनके अनोखे अंदाज ने नरेंद्र मोदी को जनता के सामने एक प्रभावी नेता के रूप में पहुंचाया और नतीजतन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलता है। फिर साल 2015 में प्रशांत किशोर ने महागठबंधन यानी JDU, RJD और कांग्रेस के लिए काम किया। इसी दौरान इन्होंने IPAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की भी शुरुआत की। ये गठन सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG का एक नया अवतार था। प्रशांत किशोर ने IPAC को एक स्वतंत्र राजनीतिक मंच बना दिया। इनकी पिछली बड़ी सफलता 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, जहां IPAC की मदद से महागठबंधन को जीत मिली और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। IPAC केवल राजनीतिक रणनीति नहीं बनाता, बल्कि इसको जमीन पर उतारने का भी दावा करता है। यह संगठन बड़े पैमाने पर डेटा और रिसर्च का इस्तेमाल करता और इनकी टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता की नब्ज पहचानती, उनके मुद्दे और जरूरतों को समझती। इसके बाद सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन के जरिए न केवल जनता के बीच मुद्दों को पहुंचाया जाता, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग राजनीतिक नैरेटिव भी खड़ा किया जाता। हालांकि IPAC की सफलता को देखते हुए इनकी तारीफ भी की जाती है, लेकिन उनके कामकाज को देखते हुए उन पर कई सवाल भी उठते हैं। IPAC चुनाव जीतने का केवल एक टूल है, एक औजार, जो एथिक्स और लोकतंत्र की परवाह किए बिना काम करता है। कई बार IPAC पर यह आरोप लगता है कि वो सत्ता के भूखे नेताओं का सहारा बनकर उनके निजी एजेंडे को आगे बढ़ाता है। जैसे इनको कभी भी किसी पार्टी या नेता की पर्सनल आइडियोलॉजी से आपत्ति नहीं हुई कि कोई पार्टी जनता के दर्द को पहचानकर उनके मरहम के लिए काम करे या फिर उन्हें आपस में लड़ाकर गुमराह कर वोट चाहती है। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। साल 2015 में चुनाव जीतने के बाद महागठबंधन सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली और 2 साल बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन तोड़ दिया। साल 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन तोड़ा तो JD बीजेपी के साथ जाकर मिल गई। फिर इसके कुछ महीने बाद साल 2018 में प्रशांत किशोर भी JDU में शामिल हो गए और उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि कहीं महागठबंधन को तोड़ने में प्रशांत किशोर का कोई इनडायरेक्टली रूप से हाथ तो नहीं था। पूरा महागठबंधन ही मैं चला रहा था। हालांकि उन्होंने उस समय भाजपा के खिलाफ कई बयान दिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर बीजेपी को इनके बयानों की बदौलत विपक्ष को तोड़ने में मदद मिली। हो सकता है JDU का महागठबंधन तोड़ना, फिर JDU का बीजेपी में शामिल हो जाना एक इत्तेफाक हो, लेकिन ऐसे इत्तेफाक आगे भी बहुत देखने को मिले। देखिए, JDU का उपाध्यक्ष रहते हुए इन्होंने कई राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ काम किया और सभी को सफलता प्राप्त हुई। साल 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में YS मोहन जगन रेड्डी, साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और साल 2021 में ही तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में MK स्टालिन। लेकिन इससे पहले साल 2017 में जब कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई तो इन्हें सफलता नहीं मिली। कांग्रेस केवल 7 सीटें जीत पाई। तब आलोचकों ने आरोप लगाए कि उन्होंने जानबूझकर ऐसी रणनीति बनाई जिससे भाजपा को फायदा हुआ। इस बात को बल देने वाले सबूत नहीं है तो हम इस बात को नहीं मानते।
लेकिन साल 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर इन पर सवाल जरूर उठने चाहिए। इस समय ये ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे और एक भविष्यवाणी करते हैं बीजेपी के पक्ष में कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीट 100 से ज्यादा नहीं जाएंगी। ये बात बीजेपी के लिए पॉजिटिव थी, इसलिए कि मैंने कहा था कि 100 से ज्यादा सीट अगर बीजेपी को आएगी तो छोड़ देंगे। जिसके बाद बीजेपी ने यह बयान अपने चुनाव प्रचार में खूब उपयोग किया, जिसका फायदा पार्टी को हुआ भी। उनकी सीटें 3 से बढ़कर सीधे 77 हो गई। साल 2021 में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने इस क्षेत्र में पर्याप्त काम कर लिया है, अब कुछ नया करने का टाइम है। हमें ये काम नहीं करना है, हम इस काम को छोड़ रहे हैं। आई हैव डन इट एनफ। और मई 2022 को प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट के जरिए जन स्वराज नामक एक अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान के तहत उन्होंने बिहार में 3000 किलोमीटर की पद यात्रा करने का ऐलान किया। इस पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने एक राजनीतिक दल बनने का संकेत दिया, जिसका उद्देश्य 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ना था। फिर उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को फॉर्मल रूप से जन स्वराज पार्टी की घोषणा कर दी। इसके बाद प्रशांत किशोर पर यह सवाल उठने लगते हैं कि क्या वो बिहार में विपक्ष दलों को कमजोर करने और भाजपा को मजबूत करने के लिए एक योजना के तहत काम कर रहे हैं, ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज राजद, जेडीयू और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा ले और भाजपा को फायदा पहुंचा सके। और हाल ही में जब बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी ने मिलकर 4 सीटें जीत ली। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इंडिया अलायंस का इन सीटों पर जीत का कुल अंतर लगभग 38,000 था। वहीं पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने इन सभी सीटों पर लगभग 66,000 यानी 10% वोट हासिल किए, जो कि जीत के लगभग दुगना थी। इससे यह स्पष्ट है कि इनके चुनाव लड़ने से बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का फायदा हुआ। हालांकि हो सकता है इनकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो, जिसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि भारत के संविधान से ये बात भी निकलती है कि अगर कोई लोक प्रतिनिधि होने की दावेदारी करे, अगर कोई नेता, सांसद, विधायक बनने की दावेदारी करे, तो जनता उसे परखे कि आखिरकार अगर वो लोक प्रतिनिधि होगा तो कैसा होगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो लोक कल्याण, जन कल्याण के मूल्यों पर खरा उतरे, बल्कि प्रशांत किशोर के जीवन का बुनियादी काम ही लोकतंत्र और संविधान के बुनियादी मूल्यों के खिलाफ खड़ा होता है। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत सरकार संविधान के तहत पब्लिक वेलफेयर का काम करेगी। हर 5 साल बाद चुनाव होगा। सरकार के अलावा और भी लोग जो सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी जनता के सामने लोक कल्याण पर अपनी बात रखेंगे और जनता इनको समझेगी, इनको परखेगी और जहां उसे समझ आएगा वहां अपना मत डालेगी, वहां अपनी वोट देगी। लेकिन अब प्रशांत किशोर का काम देखिए। प्रशांत किशोर ने नेताओं और पार्टियों से सैकड़ों करोड़ों रुपए लेकर एक ऐसी भूमिका निभाई है जहां जनता को पार्टियों और नेताओं की सच्चाई पता ना चले, बल्कि नेताओं को जनता के सामने ऐसे पेश किया जाता है कि जनता उन नेताओं को अपना नेता मान ले, अपना मसीहा समझ ले, अपना हीरो बना ले। प्रशांत किशोर को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल में वो नेता, वो पार्टी अंदर खाने किस तरह की मनसा रखता है, किस तरह का वो इंसान है। इसलिए वो पार्टी से मिले पैसे के लिए जनता से उनकी वोट बटोर कर नेताओं की झोली में डाल देते हैं। इसके चलते चाहे उन्हें संविधान के खिलाफ जाना पड़े या फिर लोकतंत्र के खिलाफ जाना पड़े। प्रशांत किशोर अक्सर कहते हैं कि वो राजनीति को बदल देंगे, बिहार को बदल देंगे, मगर उन्हें उनके पिछले 1 दशक के काम के जन कल्याण के आधार पर ना पा जाए तो उन्हें अनैतिक ही कहा जाएगा। वो लोक प्रतिनिधि बनने के लायक नहीं है। प्रशांत किशोर जिस नीतीश सरकार के खिलाफ बीपीएससी स्टूडेंट का चेहरा बने, उसी नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए मिले होंगे। 400 लोगों की प्रशांत की आईपैक टीम नीतीश को जीत दिलाने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही थी। तो ऐसा तो नहीं है कि जब वो नीतीश कुमार के लिए पॉलिटिकल पब्लिक रिलेशन का काम कर रहे थे, जगह जगह पर तंबू लगाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनके लिए कैंपेन कर रहे थे, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, या फिर नीतीश कुमार ऐसे नेता दिखाई देते थे जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर कर देते, परीक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर कर देते। न ही नीतीश कुमार से कुछ संभावनाएं थी। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर ने करोड़ों रुपए लेकर नीतीश कुमार के लिए प्रोपेगेंडा रचे, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया कि नीतीश कुमार की छवि चमके, नरेंद्र मोदी की भी छवि चमकाई। कई पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के लिए काम किया और जनता को भ्रम में डालकर नाकाबिल नेताओं को सत्ता तक भेजने में मदद की। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में हजारों करोड़ रुपए की कमाई लोगों की सोच और मानसिकता को बिगाड़ने में कमाई हो, वो व्यक्ति जन कल्याण के लिए कैसे भरोसे के लायक हो सकता है। वो व्यक्ति सिर्फ जनता को मूर्ख बनाकर और कमाई गई करोड़ों रुपए के दम पर सिर्फ अपने चेहरे को चमका रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत किशोर ने खुद बताया है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को एक चुनाव के रणनीतिकार के तौर पर सलाह देने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा चार्ज करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक चुनाव में जितना पैसा वो लेते हैं उससे अपने पॉलिटिकल कैंपेन को 2 सालों तक चला सकते हैं। यानी प्रशांत किशोर के पास बम्पर पैसा है।
और अच्छा खासा पॉलिटिकल नेटवर्क भी। इसलिए पिछले 2 सालों में वो बिहार के कई इलाके घूम चुके हैं, अपना प्रचार प्रसार कर चुके हैं। बिहार के कई इलाकों में इनकी पार्टी की गाड़ियां घूमती हैं। सैकड़ों नौजवान महीने में हजारों और लाखों रुपए की सैलरी पाकर इनके लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इन सब ने मिलकर प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लिए बिहार में शोर पैदा किया है, जिस शोर के बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वो बिहार की राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने के लिए है या फिर विपक्ष को सत्ता से दूर रखने के लिए। प्रशांत किशोर के बारे में आपकी क्या समझ है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।